गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे, आशा कर रहा हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैजिक स्टडी यूपी में आपका स्वागत है मनीष सर के द्वारा। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं आप लोगों को वर्णमाला। ये वर्णमाला की पहली क्लास है, तो सबसे पहले आपको बताने जा रहे हैं कि वर्ण क्या है और वर्ण की परिभाषा क्या होती है। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। और हमारी हिंदी वर्णमाला में कितनी? हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है? 52। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है? 52 है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वर्णमाला की परिभाषा क्या है, तो आप लोग बताएंगे कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब वर्णमाला को दो भागों में बांटा गया है। इन 52 अक्षरों को दो भागों में बांट दिया गया है। तो वर्णमाला को दो भागों में बांटा गया है। वर्णमाला को दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1 आपका है स्वर और नंबर 2 आपका है व्यंजन। क्या है? व्यंजन। अब स्वरों की संख्या 11 है, कहीं कहीं 13 मानी गई है, कहीं 11 है। और मूल व्यंजनों की संख्या 33 है, लेकिन कुछ व्यंजन आगे बढ़ जाएंगे तो आपको बताएंगे। तो सबसे पहले मूल व्यंजन पूछे जाते हैं। मूल व्यंजन कितने हैं? 33 है। मूल स्वर कितने हैं? 11 है। तो आप सबसे पहले अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि जो है स्वर की परिभाषा क्या होती। स्वर की परिभाषा, 1 मिनट। स्वर की परिभाषा से पहले एक और अच्छा सा टॉपिक याद आ गया है, उसको लिख लीजिएगा। अब ये तो पता होगा कि है हमारे जो वर्ण दो भागों में बांटा गया है। सबसे पहले पूछा जाता है कि सबसे पहले एक चीज और बार बार पूछी गई है, बहुत बार परीक्षा में पूछी गई है, स्टार वाला पॉइंट है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? किसी को पता है? ध्वनि है। बच्चों, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है, क्योंकि बार बार ये पूछा जाता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो ध्वनि है। ध्वनि या वर्ण है। ध्वनि या वर्ण है। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि या वर्ण है। लेकिन अब ये हम कब डिसाइड करेंगे कब ध्वनि होती है और कब वर्ण होता है? तो एक और पॉइंट लिख लीजिएगा स्टार लगा के। उच्चारण के स्थान पर, उच्चारण के अनुसार भाषा की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई क्या है? ध्वनि है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। जब बात करेगा उच्चारण के अनुसार, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई आपकी ध्वनि हो जाएगी। जब पूछेगा लेखन के अनुसार, ये भी स्टार वाला पॉइंट है, लेखन के अनुसार भाषा की सबसे छोटी इकाई, लेखन के अनुसार भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण है। ठीक। अब बहुत ध्यान से समझिएगा। ये तो आपको पता होगा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि या वर्ण होते हैं, लेकिन कब ध्वनि होती, कब वर्ण होते हैं? तो जब उच्चारण के अनुसार पूछेगा तो आपकी क्या हो जाएगी? ध्वनि हो जाएगी। और जब लेखन के अनुसार पूछेगा तो आपके वर्ण हो जाएंगे। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है और ध्वनि है। अब ये तो आप लोगों को पता हो गया कि ध्वनि वर्ण क्या होते हैं, क्योंकि आप लोगों को। और वर्णों की हिंदी माला के वर्ण जो हैं वो किस लिपि में लिखे जाते हैं? क्वेश्चन पूछा गया है हिंदी वर्णमाला की लिपि क्या है, तो लिख लीजिएगा हिंदी
वर्णमाला की लिपि। हिंदी वर्णमाला की लिपि किसी को पता है क्या है, किस लिपि में लिखी जाती है? तो देवनागरी, देवनागरी लिपि में लिखी जाती, देवनागरी है। जो हिंदी के अक्षर लिखे जाते हैं वो देवनागरी लिपि में लिखे जाते हैं। बहुत बार ये परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। अब आपको ये पता हो गया कि भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। लेखन के अनुसार एक वर्ण है, उच्चारण के अनुसार ध्वनि है। और हमारी हिंदी वर्णमाला किस लिपि में लिखी जाती है? तो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अब इसके बाद अब आ जाते हैं अपने मूल विषय पे। मूल विषय मतलब स्वर पढ़ा रहे थे। स्वर की परिभाषा क्या होती है? बहुत बार पूछा गया है स्वर की परिभाषा। आप लोगों से जब पूछा जाता है स्वर की स्वर की परिभाषा जब आपसे पूछी जाती है तो आप लोगों को हिचकिचाहट होने लगती है। तो जिस वर्ण के उच्चारण में जिस वर्ण के उच्चारण में हमें किसी अन्य वर्ण की सहायता न लेनी पड़े, वर्ण की सहायता ना लेनी पड़े उसे स्वर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? लेनी पड़े उसे स्वर कहते हैं। अब बात समझ में आई कि स्वर की परिभाषा क्या होती है? ऐसे वर्ण जिनको बोलने में हमें किसी की सहायता न लेनी पड़े, किसी दूसरे वर्ण की सहायता न लेनी पड़े, उन्हें स्वर कहते हैं। और आपको यह भी पता है स्वरों की संख्या क्या है? 11 और 13 मानी गई। दो अयोगवाह वर्ण होते हैं, वो अयोगवाह स्वर होते हैं। तो अब बात आई हमारे पास, क्या आ गई बात कि हमको पता चल गया वर्ण क्या है, वर्ण में ध्वनि क्या है, और लेखन में वर्ण है, ध्वनि है। और अब अगली बात आई स्वर की परिभाषा। अब स्वर आए तो स्वरों को भी 3 भागों में बांटा गया है। एक तो आपका होता है ह्रस्व स्वर, एक आपका होता है दीर्घ स्वर, एक आपका होता है प्लुप्त स्वर। 2, 3, ये सेकेंड है, ये थर्ड है। एक बार स्वरों को मैं लिख दे रहा हूं, इधर देख लीजिए कौन कौन से स्वर होते हैं, ये भी समझ लीजिएगा। आ ई ऊ री, ए आए, ओ आओ, अंग आहा। मूल स्वर तुम्हारे यहां तक माने जाते हैं। 11 मूल स्वर तुमको यहां तक माने जाते हैं। इनकी मात्राओं को एक बार समझ लीजिए। बड़े की मात्रा, छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, छोटाओं की मात्रा, बड़ाओं की मात्रा, री की मात्रा, ए की मात्रा, आए की मात्रा, और आपके पास आई ओ की मात्रा, और आई औ की मात्रा, अंग और आ। ये 2 अयोगवाह स्वर माने जाते हैं। इनको कभी कभी गिना जाता है जब कोई क्वेश्चन पूछता है अयोगवाह स्वरों की संख्या में, तो ये 2 वर्ण। अब आपको पता हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 स्वर मूल स्वर है आपके पास। तो 11 स्वरों को अब 3 भागों में बांट दिया गया है। तो आप लोग जल्दी लिखिए, फिर हम इसको इरेज करते हैं। जल्दी नोट्स करिए, नोट्स कर लीजिए तुरंत गाइस। ओके, हटा रहे हैं? ठीक, थैंक यू, बढ़ते रहो। अब आपको बताना है ह्रस्व स्वर की परिभाषा। नंबर फर्स्ट पे जो है ह्रस्व स्वर की परिभाषा। ह्रस्व स्वर की परिभाषा किस किस को आती है? जिसको आती है वो तुरंत हमको बताएगा कि ह्रस्व स्वर की परिभाषा क्या होती है। कोई बताएगा? जिन स्वरों
जिन स्वरों को जिन स्वरों का उच्चारण करने में बहुत कम समय लगता है, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। पूछा जा सकता है कि ह्रस्व स्वर की परिभाषा का जिन स्वरों का उच्चारण करने में बहुत कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? आ, ई, उ, री। इनकी संख्या कितनी होती है? 4। ह्रस्व स्वर कौन कौन से हैं? आ, ई, उ, री। आ, ई, उ, री। इनकी संख्या कितनी है? 4 है। जिन स्वरों को बोलने में हमें बहुत कम समय लगता है उन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। इसके बाद आपका दूसरा टॉपिक ह्रस्व स्वर हो गया। अब आया आपका दूसरा कौन सा स्वर है? कोई बताएगा? अभी हमने बताया था दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर आपका दूसरा आ गया दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर की परिभाषा किसी को पता है? दीर्घ स्वर वही परिभाषा सेम, जिन स्वरों का उच्चारण करने में जिन स्वरों का उच्चारण के उच्चारण में हमें ह्रस्व स्वर की अपेक्षा 2 गुना समय लगता है। क्या होता है? लगता है। उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। उन वर्णों को हम क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर। वो कौन कौन से हैं? तो बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आए, ओ, आओ। इनकी संख्या आपको पता होगी 1 2 3 4 5 6 7। इनकी संख्या कितनी हो गई? 7 हो गई। और ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी थी? 4। तो बराबर कितने हो गए? 11। आपको 11 स्वरों के बारे में बता रहे थे। ये आपके हो गए 11 स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में हमें ह्रस्व स्वर की अपेक्षा 2 गुना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। आ, ई, उ और ए, आए, ओ, आओ। ओके, अब आइए आपकी बात इरेज कर रहे हैं। 2 स्वर जो आपके होते हैं वो अंगा होते हैं, वो हर जगह नहीं पूछे जाते। अब आपका अगला है तीसरा टॉपिक। तीसरा टॉपिक आपका आता है, थर्ड पॉइंट क्या है? पुलुप्त स्वर। आप लोग पुलुप्त स्वर के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, सुना होगा कभी कभी। तो पुलुप्त स्वर की परिभाषा है जिन स्वरों के उच्चारण में हमें ह्रस्व स्वर की
अपेक्षा 3 गुना समय लगता है उन्हें प्लुप्त स्वर कहते हैं। अब बात समझ में आई, प्लुप्त स्वर कौन कहे जाते हैं? जिन स्वरों को बोलने में हमें 2 स्वरों की यानी ह्रस्व स्वर की 2 गुना 3 गुना समय लगता है। एग्जाम्पल आपके सामने, यानी जैसे उदाहरण मैं दे रहा हूं, जैसे आप कभी कभी किसी को बुलाते होंगे, क्या कहते हैं? जैसे आपने कहा ओम, क्या कहा? ओम, मतलब वो स्वर है उसके 3 गुना समय लग रहा है। फिर आपने क्या कहा? ओम, चलो ठीक। किसी ने और दूसरा एग्जाम्पल, रोम, और आपने आपके घर में कोई सदस्य ऐसा है जो कोई काम कर रहा था, उसको आप आवाज दे रहे हैं, क्या कह रहे हैं? भैया। और क्या कहेंगे? मई, क्या कहेंगे? मैया। माता को आवाज दीजिए। आदि आदि एग्जाम्पल हैं आपके प्लुप्त स्वर के। आपने देखा होगा कि ह्रस्व स्वर पहले पढ़ा आपने, प्लुप्त स्वर पहले पढ़ा आपने, ह्रस्व फिर दीर्घ फिर प्लुप्त। उधर से ह्रस्व स्वर में कितने हैं? 4 हैं। दीर्घ में कितने हैं? 11 हैं। और प्लुप्त स्वर में आप जो 2 स्वरों से अपेक्षा जिनमें ज्यादा समय लगता है वो प्लुप्त स्वर के उदाहरण होते हैं। ओके, इरेज करें भैया? ओके क्लास। अब इसके बाद आपको एक नई चीज बताने जा रहा हूं जो सभी लोग तो पढ़ाते होंगे लेकिन आपको किसी ने ऐसे नहीं बताया होगा जैसे हम बताए जा रहे हैं। हम बताने जा रहे हैं, सब लोगों ने पढ़ाया होगा व्यंजनों के उच्चारण स्थान, लेकिन मैं आज आपको बताने जा रहा हूं कि सुरों का भी उच्चारण स्थान होता है। सुरों का उच्चारण स्थान। किसी ने आपको ये नहीं बताया होगा कि हिंदी में स्वरों के भी उच्चारण स्थान होते हैं। तो एक तरफ हम वर्ण लिख रहे हैं, उनके स्वर लिख रहे हैं, और दूसरी तरफ उनका लिखेंगे उच्चारण स्थान। आप जो बताएंगे वही मैं लिखता रहूंगा, और बहुत ध्यान से सुनिए। एक बार अगर क्लास अच्छी लग रही है आप लोगों को तो लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, जिससे हमको बहुत अच्छा लगे और पढ़ाने में आनंद आए। क्योंकि और आपका अगला क्या हो गया? ऊ ऊ ऊ। फिर क्या आया? री। फिर क्या आया? ए आए। अगला क्या टॉपिक आया? ओ आओ। अब इनके उच्चारण स्थान बहुत कायदे में समझ लीजिएगा। जो है आ का उच्चारण स्थान कंठ होता है। क्या होता है? कंठ। जब आ को बोलेंगे अ तो आपके कंठ से आवाज आएगी। फिर ई, तालु, तालु। ई बोलिए, ई ई ई ई। आपकी जिह्वा तालु को स्पर्श कर रही है, इसलिए इसका उच्चारण स्थान तालु है। अब बोलेंगे जब आप ऊ तो ओष्ठ। आपके एक ओष्ठ दूसरे ओष्ठ को स्पर्श करेंगे। ऋषि, तब ऋषि बोलेंगे तो आपकी जिह्वा मूर्धा को स्पर्श करती है। मूर्धा समझ रहे आप? मूर्धा को। फिर आपका बचा ए और आए। तो ऐसे ये 2 स्वर ऐसे हैं जिनके उच्चारण स्थान 2-2 होते हैं। एक तो हो गया आपका कंठ, दूसरा क्या हो गया? तालु। क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसे कौन से वर्ण हैं, ऐसे कौन से स्वर हैं जिनके उच्चारण स्थान 2-2 हैं? तो आपके पास ऐसे 4 स्वर मिलेंगे जिनके उच्चारण स्थान 2-2 होंगे। अगला है आपका ओष्ठ, कंठ। फिर इसका भी क्या है? कंठ। और क्या होगा? ओष्ठ। बहुत ध्यान से समझिएगा। आ को जब बोलेंगे तो आपके कंठ से आवाज आएगी अ ई, तालु से आ रही, इसलिए इसका उच्चारण तालु। उ ऊ, ओष्ठ से आ रही, इसलिए इसका उच्चारण ओष्ठ है। री री री, मूर्धा, मूर्धा को स्पर्श कर रही जिह्वा। फिर आई ए आए। ए आए एक ऐसे हैं जिनके 2 उच्चारण हैं, कंठ और तालु दोनों। ए आए जब बोलेंगे तो हमारी जिह्वा दोनों को स्पर्श करेगी। फिर आया ओ आओ, कंठ और ओष्ठ को।
आज मैंने आपको ये पढ़ाया कि स्वर क्या है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। आज मैंने बताया आपको कि स्वर क्या है, स्वरों की संख्या क्या है, स्वरों का उच्चारण स्थान क्या है। और अगर ये क्लास अच्छी लगी आपको तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जिससे वो भी लोग जुड़ सके हमसे। बाय बाय, थैंक यू।